नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत, आपका मेजबान और लेकर हाजिर हूं। यही सच है, यही सच है कि समाज के लिए अगर बात करें पुलिस की और वर्दी की तो एक महत्वपूर्ण अंग है। और यह भी सच है कि जब आप अकेले होते हैं या किसी अपराधी के निशाने का शिकार होने का डर होता है तो एक उम्मीद की किरण पुलिस की वर्दी और पुलिस वाला नजर आता है। और यह भी सच है कि भले ही पुलिस की गिनती कम हो, लेकिन पुलिस का इकबाल एक ऐसा है जो अपराधियों के लिए कहीं ना कहीं खतरा है और शरीफ आदमियों के लिए एक राहत की या सहारे की बात मानी जाती है। लेकिन यह भी सच है कि अक्सर यही पुलिस वाले कुछ ऐसी हरकत कर गुजरते हैं कि समाज के लिए एक डर पैदा हो जाता है और कई दिन के लिए चर्चा खड़ी हो जाती है। और सवाल यह पैदा होता है कि जो पुलिस दोस्त थी, जो पुलिस हमारी हमदर्दी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए वही रक्षक अगर भक्षक बनते हैं तो यकीनन कई सवाल खड़े होते हैं। आज शायद यही सच है में हम इसको यही सच है ना कहकर यह कहना चाहते हैं कि सवाल यह भी बनता है, आज यही सच है के बजाय सवाल उठाने का मन है, क्योंकि एक ऐसी घटना का हम जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर सवाल जहन में आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई सवाल जहन में आते हैं। लखनऊ के अंदर एक पढ़े लिखे इंसान को, एप्पल जैसी कंपनी के मैनेजर को सरेआम सड़क पर गोली से भून दिया गया और कहा यह जाता है कि सेल्फ डिफेंस में टायर के अंदर भी गोली मारी जा सकती थी, शरीर के निचले हिस्से में भी गोली मारी जा सकती थी। और अगर बात करें, यह सवाल है कि यह सेल्फ डिफेंस कैसा था, और सवाल यह भी है कि बिना वर्दी के पुलिस वाले को पुलिस वाला भला कैसे माना जाए। और सवाल यह भी है कि एक कांस्टेबल के पास पिस्टल किस अधिकार के तहत था, क्या उसको उसकी परमिशन थी या नहीं। सवाल बहुत हैं, राजनीति जरूर हो रही है, मुआवजे की बात हो रही है, और सवाल यह भी है कि क्या पुलिस मौत का सौदा बनती रहेगी और सरकार मुआवजा देती रहेगी, यह भी सवाल खड़ा होता है। तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और यही सच है में कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने रखेंगे जो आपको लगेगा कि वाकई में हमारे आसपास या हमारी सुरक्षा के लिए जो पुलिस है वो क्या कर रही है। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे और तमाम तरह के सवाल उनसे हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। एनकाउंटर के नाम पर हत्या कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब सरकार अपराधियों के नाम पर एनकाउंटर की इजाजत दी है, पुलिस वालों ने इसके आड़ में अपनी दादागिरी दिखाई है। हम लखनऊ में हुए विवेक तिवारी हत्याकांड की बात करेंगे, लेकिन आप इससे पहले वो दिन याद कीजिए जब बिहार के कटिहार में पुलिस ने हत्या के बाद लाश पर अपनी दादागिरी दिखाई थी। लेकिन तहजीबों के शहर लखनऊ में एप्पल कंपनी में काम करने वाले विवेक तिवारी की हत्या चौंकाती है, डराती है, दहशत फैलाती है। क्योंकि अब आपको लखनऊ में मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, बल्कि वर्दी वाले गुंडों से घबराने की जरूरत है। क्योंकि जिंदा दिल विवेक मौत से एक दिन पहले सदा खुश रहने की पैगाम दे रहे थे, लेकिन यूपी की बेरहम पुलिस ने उनकी जिंदगी में नाखुशी भर दी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। लखनऊ में जिस तरह से दो पुलिस कर्मियों ने विवेक तिवारी की हत्या की, उससे साफ है कि पुलिस अपनी दादागिरी दिखाने के लिए अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इन पुलिस वालों की एक गोली ने विवेक की जिंदगी को खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने पीछे जो परिवार छोड़ा है, क्या सरकारी सहायता विवेक की कमी को पूरी कर सकता है? पुलिस वालों का तर्क है कि विवेक ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह है कि अगर उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की तो गाड़ी के टायर में गोली मारी जा सकती थी। अगले नाके पर रोकने के लिए वायरलेस किया जा सकता था, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों ने यह सब कुछ भी नहीं किया, बल्कि सीधे सर में गोली मारी। लखनऊ शूटआउट ही नहीं, बल्कि ग्रेटर नोएडा में कुछ दिन पहले एक जिम ट्रेनर को इसी तरह से एनकाउंटर करने की कोशिश की गई थी। तब भी बवाल हुआ था और पुलिस पर सवाल उठे थे। उसके बाद अलीगढ़ में पुलिस ने तो बाकायदा प्रेस वालों को बुलाकर एनकाउंटर किया, जिसमें मुस्तकीम और नौशाद नाम के लड़के को ढेर कर दिया। लेकिन नौशाद और मुस्तकीम की मां का कहना है कि वो दोनों चोर बदमाश नहीं थे। उन पर इससे पहले कभी कोई पुलिस केस नहीं हुआ और न ही जेल गए। 16 सितंबर को पुलिस पूछताछ के बहाने उन्हें घर से बुलाकर ले गई। उसके 3 दिन बाद पुलिस ने कहा कि वो उनकी हिरासत से भाग गए हैं। 20 सितंबर को एनकाउंटर कर दिया गया।
मतलब किसी को पूछताछ के नाम पर उठाओ, हिरासत से भागने की कहानी बताओ और उसकी हत्या करो। क्या यूपी पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है? अब जरा यूपी पुलिस की ये तस्वीर देख लीजिए, जिसमें यूपी पुलिस के ये सिपाही किस तरह से बियर गटक रहे हैं। इन पर यूपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब बताइए, जब सिपाही जी बियर बार में बियर पीने में मशगूल हैं, तो टुल होने के बाद क्या करेंगे? या तो किसी पर अपनी वर्दी का रौब दिखाएंगे या फिर किसी को ठोक देंगे, क्योंकि यूपी में एनकाउंटर के नाम पर पुलिस की दादागिरी चल रही है। इस बात का इल्म बीजेपी के विधायकों को भी हो चुकी है, इसलिए तो सीएम योगी से पार्टी के विधायक शिकायत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। जी हां, सच ये भी है कि पिछली सरकारों पर बीजेपी ने काफी निशाना साधा था और कहा था कि पुलिस बेलगाम है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इस पर सवाल सभी के जहन में, विपक्ष नहीं बल्कि जनता के भी जहन में। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी दोस्त पुलिस क्यों हमारी दुश्मन बन गई है, जनता क्यों इससे खौफ खाने लगी। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, पहले तारुफ करा देता हूं आपके। सबसे पहले हमारे साथ जम्मू स्टूडियो से सैयद जुनैद हाशमी जुड़ रहे हैं और हम उनसे जानकारी लेंगे। उसके अलावा हमारे साथ तरुण खन्ना एडवोकेट हैं, हमारे दिल्ली स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है तरुण खन्ना जी आपका। डॉक्टर ST हसन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लाइव हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हाजी फहीम अहमद है, कांग्रेस के डेलीगेट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के, और AK जैन साहब हैं हमारे साथ, ex-DGP उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मुझे लगता है आज एक सवाल बनता है, ये पुलिस दोस्त है और कॉन्सेप्ट भी यही था, और शायद आपके जमाने में भी कोशिश आपने यही की कि एक दोस्त की तरह समाज के लिए काम किया जाए और समाज में बेखौफ होकर लोग रह सकें और अपराधी खौफजदा हों। लेकिन उल्टा हो गया है, पब्लिक डर गई है। पब्लिक के साथ जो हो रहा है, कहां खामी रह गई? क्या आपको लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वो पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर पब्लिक की सुरक्षा का भार है। जो पुलिसकर्मी इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, कानून उनसे सख्ती से निपटेगा। प्रदेश की सरकार उसके लिए कड़े कदम उठा रही है। प्रदेश का पुलिस महकमा इस संबंध में टर्मिनेशन की कार्रवाई की गई है। 302 के तहत जेल भेजा गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा। मुझे लगता है शीघ्र ही इसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। विवेक तिवारी को तो नहीं लौटाया जा सकता है जी, पर एक ऐसी नजीर बननी चाहिए इस केस में जिससे कोई दोबारा पुलिसकर्मी इस प्रकार का दुस्साहस न कर सके। जैन साहब, एक सवाल उठता है, जिस तरीके से एक सवाल उठता है कि पिस्टल उसके पास था, क्या वो एलिजिबल था? एक सवाल। दूसरी बात, क्या बिना वर्दी के अगर कोई आदमी रोकता है वो रोक सकता है, और इसको किस तरह से देखते हैं? पहले इन दो सवालों की हम बात कर लेते हैं। नहीं, बिना वर्दी कोई रोके कतई नहीं रोकना चाहिए। तो अपराधी भी हो सकते हैं रात को 1:30 बजे, तो रोकने का प्रयास करें। विवेक तिवारी एक महिला के साथ में थे, उनका दायित्व था कि उस महिला की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें, कतई नहीं रोकना चाहिए। पुलिसकर्मियों को भी ऐसे स्थानों पर, निर्जन स्थानों पर रोकने का कोई अधिकार इस प्रकार से नहीं है जब तक कि वो कन्विंस्ड ना हो जाएं कि इसमें बड़े शातिर किस्म के अपराधी हैं, उनको वेपन्स के साथ क्रिमिनल्स दिखाई पड़े, लगे उनको कि वो कहीं कोई गंभीर वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए। उस संबंध में भी हमेशा ये होता है कि गाड़ी के टायर पर फायर किया जा सकता है जिससे उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाए, वहीं पर वो स्ट्रैंडेड हो जाए, आगे ना बढ़ सके। पर ये कि एक खुलेआम सामने से आके गोली मार देना, ये इस प्रकार का कृत्य मैंने नहीं सुना है। जैन साहब, जो दूसरा पिस्टल वाला 36 साल सर्विस रही है जी, ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरे पुलिस महकमे का सिर इस घटना से झुक गया है और इसमें कठोरतम कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। नहीं जैन साहब, जो पिस्टल रखने का एलिजिबल हो सकते हो, जैसे कहा जाता है कि कांस्टेबल, देखिए लेपर्ड मोबाइल पे कन्वीनियंस के लिए दी गई है राइफल की जगह रिवॉल्वर पिस्टल देने से पहले, वैसे पहले के समय में शैडो कोर्स जो पास किए होते थे जी,
शेडो कोर्स जो करे होते थे उनको मिलता था, उन कांस्टेबल्स को। लेकिन ये नहीं इन्होंने किया था कि नहीं किया था मुझे पता नहीं है। इन्होंने फायरिंग प्रैक्टिस की थी कि नहीं की थी, या बिना इनको फायरिंग प्रैक्टिस के पकड़ा दिया गया, ये इन सब की जांच होनी चाहिए। एक जांच ही भी होनी चाहिए कि इन्हीं दो सिपाहियों की ऐसा तो नहीं है कि साथ में ड्यूटी लगती थी रोज, वही बीट तो नहीं थी जहां पर कि ये जिन्होंने इन्होंने घटना की है। हो सकता है कि इन्होंने इस प्रकार की पहले भी घटनाएं की हो, कोई वसूली की हो पब्लिक के लोगों से, तो ये भी एक पुलिस महकमे को देखना चाहिए। पहले इसको सुनिश्चित किया जाता था कि मन मर्जी के कोई आपस में तय करके कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ना लगा ले, एक ऐसी बीट ना लगा लें जहां पर रोज जाने लगे, स्थान बदल बदल कर ड्यूटियां लगती थी पहले। इसको भी देखा जाना चाहिए एसआईटी के द्वारा। श्री सुजीत पांडे इसको हेड कर रहे हैं, बहुत उत्कृष्ट स्तर के अधिकारी हैं, सीबीआई में रहे हैं। उनकी ईमानदारी, किसी चीज पर, नेक नियति पर कोई शक शुबा नहीं कर सकता है। मुझे लगता है वो इन सब सवालों को भी देखेंगे और इस पर अवश्य रिपोर्ट देंगे। जैन साहब, एक सवाल और बनता है कि क्या जब उसको, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा शेडो कोर्स किया था नहीं किया था, हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं नहीं किया था, पिस्टल किस आधार पर किया। दूसरी बात, जिस थाना क्षेत्र में ये काम हुआ है या ये वारदात हुई है उसके एसओ या आला अफसर या छोटी मछली पे कार्रवाई करके नजीर बनेगी, या कुछ और भी लोग इसके दायरे में आ सकते हैं? क्योंकि अगर वहां पर गलत ढंग से बीट पर इन्होंने ड्यूटी करी है तो सवाल खड़ा होता है। पिस्टल अगर बिना शेडो कह दिया गया, ये जांच का विषय हालांकि, लेकिन क्या इस पर आला कोई और ऊपर भी जा सकता है, या यह सिर्फ दो ही लोगों को कार्रवाई करके इतिशरी मानी जाए? देखिए, घटना तो दो ही लोगों के द्वारा कारित की गई है। ऐसी घटना करने के लिए न थानाध्यक्ष कहेंगे न क्षेत्राधिकारी कहेंगे। क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी भी डायरेक्ट कहेंगे तो, लेकिन जिम्मेदारी तो बनेगी। हाँ, एसपी सिटी भी डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर हैं। और पर अगर कोई घटना के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करता है और इसके अंदर एसआईटी की जांच में पाया जाता है कि मुकदमा विलंब से किया गया, गलत तरीके से दर्ज किया गया, साक्ष्य नहीं जुटाए गए, बहुत से बिंदु होते हैं जो एसआईटी की जांच में आएंगे और उसकी परिधि में फिर और अधिकारी और कर्मचारी भी आ सकते हैं। आप बने रहिए प्लीज, आप हमारे साथ, हम दोबारा आएंगे। हमारे साथ तरुण खन्ना जी हमारे साथ मौजूद। तरुण जी, सवाल ये उठता है कि जैसे 2-3 सवाल खुद अगर देखें उठे हैं, इस पर अगर देखें कार्रवाई क्या होनी चाहिए और आगे ना हो, क्या सिर्फ ये दो लोग जो हैं दोषी मान के या इनके खिलाफ कार्रवाई आरोपी मान के किया जाए, या कुछ और भी चेन आपको नजर आती है? कहां कहां आपको खामी नजर आती है? क्योंकि दूसरा कोई विवेक तिवारी ना बने, कोई और बदनसीब ऐसा ना बने, कोई और ऐसा परिवार ना बने, कल्पना तिवारी का कोई ऐसा परिवार ना हो, कोई और ऐसा ना हो जिसका परिवार बिखरे। जी खालिद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हाल ही में हमने काफी घटनाएं देखी हैं जो यूपी सरकार की गई है या यूपी पुलिस की गई है, नाकामियां देखने को नजर आई हैं। अभी हमने ये जो हाल ही में देखा कि ये घटना हुई है, जो इसमें जो एक कांस्टेबल रैंक का पर्सन को, मैं तो ये समझता हूँ कि एक कांस्टेबल रैंक के पर्सन को कि क्या एलिजिबिलिटी की, किस एलिजिबिलिटी के तहत में कि उनको एक रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया गया, कि रिवॉल्वर कैरी करने का उनको एलिजिबिलिटी थी, किस बेसिस पे कि क्या वो ऐसे एरिया में ड्यूटी कर रहे थे कि जहां पर रिवॉल्वर की जरूरत पड़ती थी, क्या वो बीट ऑफिसर की रैंक में एक ड्यूटी कर रहे थे। अगर अभी हमने ये भी सुना है कि वो वर्दी में भी नहीं थे, तो हो सकता है कि वो उस मौके पे जब ये घटना हुई है तो शायद वो लीगली कोई ड्यूटी पे भी नहीं थे। तो इस लिहाजा से तो मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि इस पे इन्होंने रिवॉल्वर का, अभी हमने ये भी सोचा, हमने ये जानकारियां हमारे को मिली हैं कि जो छोटी रैंक के ऑफिसर्स होते थे, कांस्टेबल, उनको राइफल दी जाती थी। राइफल इसलिए दी जाती थी ताकि उसको यूज ना किया जाए, उसको देख करके ही लोग डर जाए, और ताकि इस वजह से कि किसी को वो हार्म ना हो, इसलिए छोटी रैंक के ऑफिसर को राइफल दी जाती थी। लेकिन इतनी कम रैंक के ऑफिसर को रिवॉल्वर देना और उसके बाद उसका इस्तेमाल भी करना, वो कह रहे हैं कि जैन साहब ने जैसा कहा कि अभी एक नया आया है कि जिसे कहते हैं कन्वीनियंट रहे इसलिए उन्होंने दिया, लेकिन उसके लिए शेडो का कोर्स करना जो है वो ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ऐसा वो बता रहे हैं। शायद कुछ अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन क्या इसमें सिर्फ ये दो लोग ही आरोपी माने जाएं या चेन यहीं खत्म हो जाती? क्या आपको लगता है कि ये भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो? आपका कानून क्या कहता है, आईपीसी क्या कहती है, सीआरपीसी क्या कहती है, आपकी वकालत क्या कहती है? जी, मैं ये कहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं खालिद जी
कि इस घटना के तहत अगर जो ये ड्यूटी दी गई है, क्या वो लीगल असाइन ड्यूटी थी किसी अफसर के द्वारा माध्यम से ये अगर नहीं थी, अगर नहीं थी तो उसमें ये जो दो जो पुलिसकर्मी हैं जो इन्होंने जो अपनी पावर्स का ज्यादा उपयोग किया, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जो सीनियर ऑफिसर हैं वो इसमें शायद लायबल नहीं होंगे, अगर क्योंकि अगर उनके द्वारा दी गई कोई एक ये ड्यूटी होती तो वो भी लायबल होते, क्योंकि वो उनका काम कर रहे थे। जैसे एक प्रिंसिपल और एजेंट में एक विकेरियस लायबिलिटी होती है, लेकिन ये अपनी पावर्स का अपना ज्यादा उपयोग कर रहे थे जो कि इनको लीगली असाइन भी नहीं हुई थी मेरे ख्याल से। तो ये इसमें मेरे को लगता नहीं है कि सीनियर ऑफिशियल्स को भी। ठीक है तरुण जी, मैं एक और सवाल करना चाहता हूं, इसी पे सवाल बनता है, क्या किसी थाना क्षेत्र में जो वारदात हो जाती है उसके लिए एसओ को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन उसी के स्टाफ का अगर कोई ऐसा काम करता तो क्या आपको जो ऊपर के रैंक के लोग हैं जी उनको आप नहीं मानते, कहीं कोई चेन बनती है? मैं यही कहना चाहता हूं खालिद जी आपको कि अगर उनकी कंसेंट के बगैर भी ड्यूटी दे रहे हैं तो, अगर कंसेंट के बगैर, क्या उनको अपने क्षेत्र का नहीं मालूम कहां पर किसी ने नाका लगाया हुआ? बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल उन्हें पता होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि हम लोग हमेशा ये जो पुलिसकर्मी है ये अल्टीमेटली डायरेक्ट रिलेशन जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और सबसे पहले हम लोग सरकार को सीधा निशाना साझा करते हैं कि सरकार कितनी अपनी जिम्मेवारी समझती है, सरकारों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि उनके तहत ये सारे एसओ और ये पुलिस ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तो सरकारों का क्या मापदंड बनता है कि ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कि सरकार की किसी प्रकार की कोई भी जिम्मेवारी है या नहीं है? सरकार तो कार्रवाई की बात कर रही है, सरकार ने तो दो लोगों को ये जेल भी चले गए। जी बिल्कुल, इसी तरीके से ये जो काफी, अगर ये आप जैसे न्यूज चैनल में अगर ये जो घटनाएं हैं जो अगर ये उठाई ना जाए तो ये हो सकता है कि कार्रवाई भी ना हो। ठीक है एसटी हसन साहब, आप अब विपक्ष में हैं, पिछली सरकार जब आपकी थी तो आपके ऊपर बहुत आरोप थे और ये भी था कि आप ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं, थाने आपके ठेके पे दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें थी। अब आप क्या कहते हैं? देखिए, सभी लोगों को मालूम है इस वक्त यूपी के क्या हालात। इस वक्त हालात जितने क्रिमिनल्स हैं वो खुली छूट पुलिस को ये दी गई है कि कभी भी चाहो कहीं भी चाहो एनकाउंटर करो। खुली छूट की वजह से इन लोगों के मोहरत आपने देख लिए। एक आम आदमी भी होता है तो किसी का कत्ल करने से पहले 10 बार सोचता है, लेकिन फिर भी एक पुलिस वाले ने इस तरह से एक इंसान का बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसका कहीं ना कहीं पीछे उसको कहीं से सपोर्ट जरूर है कि मैं मेडल हासिल करूं, केस को बना दूं, उल्टा सीधा दिखा दूं कि लड़की का केस बना दूं या कोई और केस बना दूं उस चक्कर में, या और भी बहुत से प्रॉब्लम हो। आमतौर से ऐसा हुआ करता था कि आदमी को कोई प्रॉब्लम होती थी, रास्ते में होती थी तो पुलिस को तलाशते थे, पुलिस हेल्प करती थी। आज ये आलम है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, जवान बेटी बहन आपके साथ है, तो आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं पुलिस की हेल्प ले लूं, और वो भी एक ऐसी पुलिस जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या नहीं हो रहा। अभी तक तो डंडावाद चल रहा था, थप्पावाद चल रहा था, अब सीधा सीधा गोलीबाद पर आ गए। बेरहमी से इस तरह से कत्ल कर देना, अब मैं समझता हूं इसमें पूरी जिम्मेदारी हमारे शासन की है, प्रशासन की है। लेकिन ये सुना है कि ये आपके जमाने में भर्ती हुए थे? भर्ती कभी भी हुए हो, हमारे जमाने में तो इन्होंने ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं करा। इन्होंने तो इस वक्त कर रहे हैं, इस वक्त ही क्यों इतने बेलगाम हो गए हैं। कानपुर में आपने देखा कि महिलाओं के साथ क्या हुआ, अतिक्रमण हटाने के नाम पर बच्चों के सामने उसके बाप को किस तरह से पीटा जा रहा है। कोई लिमिट ही नहीं है अब तो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमें खुली छूट मिली। साहब, कांग्रेस दिल्ली में बड़े बड़े मुद्दे उठा रही है, राफेल आपको नजर आ रहा, और चीजें नजर आ रही, लेकिन विपक्ष के तौर पर आप अगर आम आदमी के लिए कहीं खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि आम आदमी के नजर नहीं आ रहा है, पहले तो आप इस बात को आप सही नहीं कह रहे हैं। राफेल जो मामला है वो गरीब मजदूर किसान की जो, जब आदमी नहीं बचेगा तो वो नहीं, आप बोल रहे ना आम आदमी की आवाज नहीं उठा रहा है। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, सड़क पे आदमी मारे जा रहे हैं, पुलिस ने सीधे गोली मार दी है। क्यों इसके ऊपर हमारे अभी दिल्ली के अंदर कैंडल मार्च कराया हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने। आपने नहीं देखा तो वो एक बात, दूसरी है कि आपके चैनल ने नहीं देखा। दिल्ली के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने कैंडल मार्च कराया इसके ऊपर। ठीक है। और रही बात राफेल की, जो आपने कहा है मुद्दे से हटाकर आपने राफेल को हम पे कहा, तो राफेल जो मुद्दा है वो एक इतना बड़ा घोटाला है देश का,
जो कह नहीं सकते कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला है देश का, वो गरीब जनता का ही तो पैसा है। ठीक है, टैक्स का पैसा है जो उद्योगपतियों को। यूपी के अंदर सड़क के ऊपर, राजधानी के अंदर एक शख्स को सरेआम गोली मार दी जाती है, भले रात देर हो गई थी। क्या लगता है आपको, कहां फेलियर है? देखिए, यूपी के अंदर जो गोली मारी गई है, एक जब ये पहले तो आप इसको जरा फोकस करके देखिए, व्हाट्सएप पे मेरे पास एक पिक्चर आई है, उस पे ये लिखा हुआ है, पुलिस अंकल आप गाड़ी रोकेंगे पापा रुक जाएंगे, प्लीज गोली मत चलाना। ये देखिए आप, ये मैं जूम कर रहा हूं, दिखा रहे हैं वो हमारे, वो आप भी दिखा रहे हैं। देखिए, तो इसका मतलब है यूपी के अंदर एक माहौल बन चुका है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर है यूपी सरकार के अंदर। पुलिस अपनी मनमानी से चल रही है। एक आम आदमी जो जिसका जीना मुश्किल हो गया है यूपी के अंदर, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर से उसको रोकना था तो रोकते, अगर से वो कहते हैं गाड़ी चलाने की कोशिश करी तो कहां उनका, अगर से एक स्कूटर भी टकराती है पैर के ऊपर तो हड्डी टूट जाती है। एक्सयूवी एक बड़ी कार होती है, अगर से उस कार से उन्होंने टक्कर मारी तो वो एमएलसी है, डॉक्टर की रिपोर्ट कहां है वो। और आपको रोकना था, आप रोक रहे थे तो आप टायर पे गोली मारिए, जैसे डीजीपी साहब ने कहा और हमारे वकील साहब ने भी कहा कि भाई टायर पे भी गोली मार सकते थे रोकने के लिए। और पहली बात, दूसरी बात सबसे अहम बात यह है कि आप वर्दी के अंदर नहीं थे। अगर से मैं भी या आप भी अगर से यूपी में लेट नाइट अपनी बहन के साथ, वाइफ के साथ या बेटी के साथ एक जंगल के रास्ते निकलते हो, बता रहे हैं विपक्ष के तौर पर आप कब सड़कों पर उतरेंगे, कब इसको लेकर उतरेंगे? आपने कैंडल मार्च निकाल दिया, आपने कह दिया, लेकिन क्या लगता है विपक्ष के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते नजर आ रहे हैं? आप अपने को कितना नंबर देते हैं? देखिए, विपक्ष के तौर पर आज हम आपके चैनल में बैठे हुए हैं, यही तो एक विपक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं कि एक इंसाफ की बात है, उसको एक इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी बीवी को इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी क्या खता थी? एक जैसे कि आपने बोला उन्हें जेल भेज दिया, खाली जेल भेजने से मसला हल नहीं हो रहा। आप एक फास्ट ट्रैक में इसका केस चलाइए, इसको फास्ट ट्रैक में ले जाकर उसको उम्र कैद की सजा होना चाहिए। और दूसरी बात, वो बगैर वर्दी के वहां घूम रहा है, उसकी क्या मंशा है? वो रोकता है, साथ में एक लेडीज भी बैठी हुई है। ठीक है, ए.के. जैन साहब, एक सवाल ये उठता है कि ये पुलिस दोस्त पुलिस है, वर्दी को लेकर लोग बाग ये मानते हैं कि अगर अपराधी कोई आएगा या कोई क्रिमिनल आएगा तो अगर पुलिस आ जाएगी तो वो सुरक्षित रह पाएंगे। क्यों ये एकदम पुलिस इतनी एग्रेसिव हो गई है? और सीधा क्या आपको लगता है योग्यता में, सिलेक्शन में या मानसिक स्थिति में कहां लगता है? अब हम ये तो एक पॉलिटिकल हो गया या हमारी तरफ से जो है एक तरह से सीधे सवाल हो गए, लेकिन कहां आपको लगता है क्या रिफॉर्म की जरूरत कहीं है? रिफॉर्म्स की बिल्कुल जरूरत है। सालों से कहा जा रहा है, प्रकाश सिंह साहब जो डीजीपी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी, कोई भी सरकार ये मोह नहीं त्यागना चाहती है या कोई भी राजनीतिक दल हो कि पुलिस उसके शिकंजे से बाहर हो जाए, पुलिस निष्पक्ष होकर कार्य करे। ये होना चाहिए। जिस प्रकार से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया है, ना इस सरकार में हो रहा है, ना पहले की सरकारों में हुआ है। सब ये चाहते हैं कि पुलिस उनके हिसाब से कार्य करे। यानी आपको लगता है कि पुलिस एक तरह से राजनीतिक दलों का और पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका टूल बन चुकी है? जहां तक रही बात ट्रेनिंग की, कलेक्शन की, सिलेक्शन अब भर्ती बोर्ड के माध्यम से हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार उसमें नहीं है। मेरिट के आधार पे अब भर्ती हो रही है, ट्रेनिंग इनको पूरी दी जाती है, इनको हर तरह से समझाया जाता है, प्रेशर कोर्सेज किए जाते हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, 2 लाख से ऊपर पुलिसकर्मी है, उसका सिर्फ एक ही उपाय है, कानून उससे सख्ती से निपटे और उसको शीघ्र से शीघ्र उसको सजा मिले, जैसा मैं कह चुका पहले, जिससे दूसरों के लिए नजीर बन सके। जैन साहब, एक सवाल उठता है, जिस तरीके से आज एक कैंपेन चल रहा है, पुलिस वाले उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक तरह से कैंपेन चल रहा है और उसकी मदद के लिए, वाइफ की मदद के लिए और उसको फाइट करने के लिए ये एक तरह से चल रहा है। आपने कहा कि जो लोग उसको शेल्टर देंगे या कहीं उससे इन्वॉल्व होंगे या उसके साथ मोटिवेट होंगे या किसी तरीके से विक्टिम को एक तरह से दबाव में लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या साइबर लॉ में या एक तरह से इस तरह कोई कार्रवाई बन सकती है, होनी चाहिए? देखिए, चंदा जुटाना तो अपने साथ के कांस्टेबल के लिए ये
कॉन्स्टेबलरी कर रही है, अगर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विलिंगली, हाँ, अगर वो विटनेस को टेरराइज करने की कोशिश करें, फैमिली को टेरराइज करने की कोशिश करें, कोर्ट में इसमें जो केस चल रहा है उसमें बाधा उत्पन्न करें, उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये भी कहा था कि इसकी पत्नी ने कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं और एसएसपी रेजिडेंस पर जाकर कॉन्फिडेंशियल ऑफिस से जाके हंगामा किया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इनडिसिप्लिन को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जैन साहब, बिल्कुल पुलिस की वर्दी को डिसिप्लिन वर्दी कहा जाता है और यह माना जाता है कि डिसिप्लिन के नाम पर पुलिस वाले कभी कभी शोषण का भी शिकार होते हैं। मैंने एक स्टोरी बांदा से की थी, वहां पर पुलिस लाइन के अंदर आप बात करेंगे, आपको भी शायद याद आ गया होगा, वहां पर एक कांस्टेबल ने अपने 2-3 साथियों को गोली से भून दिया था। यह एक मानसिक स्थिति की बात थी। इलाहाबाद में आपने देखा होगा कि एक इलाहाबाद या लखनऊ में कि वहां पर वकील को गोली से मार दिया गया था। उसमें एक पुलिस वाले का, एक सब इंस्पेक्टर का एक तरह से रोल था। हालांकि उस पर आरोप हैं, क्योंकि वो वैसे वीडियो सब चीजें दिख रही हैं, लेकिन चूंकि मामला जब तक कोर्ट में सब जुडिस है, हम आरोपी कहेंगे। ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। अभी हमने अलीगढ़ का मामला दिखाया। क्या वर्दी के अंदर जो शख्स है, जो एक पर्सनैलिटी है, जो एक जिम्मेदार ऑफिसर है, चाहे वो रैंक छोटा या बड़ा हो, क्या वजह है कि वो मानसिक स्थिति में ऐसा आ गया? या तो वो सुसाइड करता है, या किसी को मौत के घाट उतार देता है, या एनकाउंटर करता है, या फिर जो 3rd डिग्री है कहीं ना कहीं यूज करता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सब है कहीं रिफॉर्म की, जैसे आप बात कर रहे थे, उसकी जरूरत है? देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स की तो सख्त आवश्यकता है। पुलिस रिफॉर्म्स जब लागू हो जाएंगे, हर व्यक्ति की नियमानुसार तैनाती होगी, नियम से सब कार्य चलेंगे। अभी क्या है, कई साल तक कोई भर्ती नहीं होती। जब 2-2.5 लाख की वैकेंसी हो जाती है तो कहते हैं 40-50 हजार भर्ती कर लो। 40-50 हजार भर्ती अगर कर लेंगे, उतनों को प्रशिक्षण देने की क्षमता ही उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं। 18,000 से 22,000 कर्मचारियों को प्रदेश में ढंग का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो हमारे पास एकेडमी है, सीसी है और पीटीएस है, और कुछ जिलों में और पीएससी बटालियंस में आरटीसी चल रही है। तो समुचित अगर प्रशिक्षण देना है तो कम से कम कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, तो प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए। ये प्रक्रिया निरंतर लागू रहनी चाहिए। ये सरकारों के विवेक पे है। जब होता है कि इलेक्शन का समय करीब आ रहा है, उन्होंने कहा 40-50 हजार और कर्मचारी भर्ती कर लीजिए, इस तरह से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सोचे समझे तरीके से इन सब चीजों को अमल में लाया जाना चाहिए। प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और समय समय पर उनके रिफ्रेशर कोर्सेज किए जाने चाहिए। और जो इस प्रकार के गैर जिम्मेदार कर्मचारी हैं, जो पता चल जाता है, जो ट्रिगर हैप्पी है, उनको वेपन्स इशू नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर कड़ी निगरानी। आपने जैन साहब कई ऐसी चीजें बताई हैं जो शायद आपके अलावा कोई और न कह पाता, खास तौर से। हालांकि बहुत आसानी से लोग नहीं कह पाते हैं, पुलिस में तो खास तौर से डिसिप्लिन के नाम पर जबान को ताला अक्सर रहता है। शायद मैं गलत ना हूं। एसटी हसन साहब, आपकी सरकार भी रही है, जैसे जैन साहब बता रहे हैं कि वैकेंसी ज्यादा होती है, आदमी कम होते हैं, लोगों की जरूरत ज्यादा है, आप नहीं कर पाते हैं। आपकी भी सरकार रही है। कहां लगता है, क्योंकि विवेक तिवारी का जो हादसा है, ये जो वारदात है, ये एक हादसा नहीं है, ये एक सवाल है, एक चेन है। उस चेन के अगर आप पीछे तक जाएंगे तो उसमें सरकारों की जिम्मेदारी होती है। जैन साहब की बात अगर सुनी जाए तो वो यकीनन एक इतना बड़ा सवाल है कि एक उन्होंने जितनी जिंदा दिली के साथ ये चीजें स्वीकार की हैं और ऑन एयर ये बात हो रही है, क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो ताकि जो समाज के लिए एक रक्षक है वो भक्षक के रास्ते पर न जा सके? यकीनी तौर पे जैन साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। ट्रेनिंग के अंदर जो भी गलतियां हैं उसको पूरा करना चाहिए, और इन पुलिस वालों को खास तौर से ह्यूमैनिटी की ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए, ताकि ये आगे इंसानियत को समझें और इंसानियत को समझ के उसी तरह से सलूक करें। लेकिन हमें सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है, तो आपने अभी फरमाया कि हमारे जमाने में कभी किसी पुलिस वाले ने किसी आम आदमी को इस तरह से नहीं मारा। आपस में किसी की पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को नहीं मारा। लेकिन पुलिस की ये दशा आखिर क्यों आ गई? हमें तो इस बात का जवाब चाहिए, क्यों इतनी इनको छूट दे दी गई? जैन साहब ने बताया, सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए,
लेकिन मेरा कहना यह है कि जिन लोगों की जो जिम्मेदारी है, अगर वो उससे डिविएट करते हैं तो उसकी सजा डबल होनी चाहिए। सिर्फ उम्र कैद से काम नहीं चलता है। ऐसे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप फांसी देंगे तो सारा डिपार्टमेंट 2 दिन में सही हो जाएगा। कोई ऐसी गलती जिंदगी भर कभी नहीं कर सकता। इस तरह की कैपिटल सजाएं आज पता नहीं क्यों उससे बचने लगे हैं, लेकिन इसी वजह से आज क्राइम्स हमारे आसमान छू रहे हैं। हर जगह क्राइम्स हो रहे हैं क्योंकि हमारा कोई ना कोई सिस्टम ऐसा गड़बड़ है जहां पे क्राइम करने के बाद जो क्रिमिनल है वो अपने आप को बचा लेता है और अपने आप को सेव कर लेता है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो। लेकिन आपने वो सवाल नहीं बताया, आपकी सरकार में जो खामियां रही हैं, खास तौर से अगर जो आज बीजेपी की सरकार है, ठीक है, लेकिन आपको तो पूरा कार्यकाल था, आपने तो उस बैकलॉग को कहीं भरने की कोशिश नहीं करी, या भरने की कोशिश करी है तो फिर क्यों खाली रह गया? जैन साहब ने जो पॉइंट उठाया वो अपने आप में बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब जरूरत 2 लाख की है तो आप 40,000 भर्ती करते हैं और 18,000 के लिए ट्रेनिंग का आपके पास व्यवस्था है, तो बाकी बिना ट्रेनिंग के अगर कोई आदमी काम करेगा और उसके हाथ में वेपन होगा तो वो तो ऐसे ही घातक बनेगा। बिना ट्रेनिंग का आदमी तो ऐसे ही जिंदा, जिसे कहना चाहिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता फिरेगा, तो क्या जिम्मेदारी से बचेंगे आप? देखिए, ये पूरा कार्यकाल किया आपने तो है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिससे लोगों की सुरक्षा जुड़ी हुई है, जिंदगी और मौत जुड़ी हुई है। अगर उसमें कमी हो रही है, पुलिस की कमी है, तो सरकारों की जिम्मेदारी है उस कमी को पूरा करें। अगर हमारे पास उनको ट्रेनिंग देने की फैसिलिटी इतनी नहीं है तो देश के अंदर और जगहों पर भी हम भेज सकते हैं, वहां पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। जहां पे जितनी ट्रेनिंग हो सकती है वहां पे उतनी ट्रेनिंग। आपके कार्यकाल में कुछ हुआ इस पे? हमारे कार्यकाल में जितनी भी हमने भर्ती करे सबको ट्रेनिंग मिली। सवाल ये नहीं, पुलिस तो वही है जो हमारे कार्यकाल में थी। आज पुलिस बेलगाम क्यों हो गई? आजाद भाई, आप इस बात पे तो गौर करिए। पुलिस इंसान तो थोड़ी बदल गए, उनका सोचने का अंदाज क्यों बदल गया? यानी रिमोट बदल गया है। क्यों इतनी फिक्र क्यों नहीं है? तरुण जी, रिमोट बदल गया ये कह रहे हैं, सरकार बदल गई, पुलिस वही है, वर्दी वही है, वेपन वही है, लेकिन रिमोट बदल गया। क्या आपको लगता है जिस तरीके से जैन साहब ने पॉइंट उठाया, क्या इसके लिए कोई सरकारों को निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अक्सर देखा होगा कि निर्देश भी जारी होते हैं और खासतौर से ये चीज होती है, या इसके लिए भी PIL पे जाना पड़ेगा? क्योंकि जिंदगी एक गई है लेकिन परिवार पूरा बिखर गया है और बाकी लोगों में दहशत का माहौल हो जाएगा। देखिए आजाद जी, मैं कहता हूं कि ये हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही आकर के बीच में कहीं ना कहीं जो रिलीफ देती हैं हर किसी को। स्टेट की गवर्नमेंट की नाकामियां भी अब बताती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर के अपने ऑर्डरों के तहत वो डायरेक्शंस देती हैं कि किन किन कमियों के तहत सरकारों का देखा गया है कि नाकामयाबियां देखी गई हैं। आप मेरे को ये बताइए कि किस लिहाजे से ये कांस्टेबल, मैं नहीं समझता कि ये कांस्टेबल रैंक को कि किसी प्रकार से भी रिवॉल्वर की जरूरत पड़नी चाहिए। लिहाजा अगर वो इस नहीं, वो तो उन्होंने बता दिया कि ट्रेनिंग का ही सिस्टम नहीं है। ट्रेनिंग का सिस्टम है, 40,000 भर्ती करें तो ट्रेनिंग देने की जो सिस्टम है वो 18,000 का ही है, तो बाकी जो लोग हैं बिना ट्रेनिंग के अगर काम करेंगे तो यही चीजें होंगी। मैं यही कहना चाहता हूं। जिम्मेदार कौन है? उस आदमी को छोड़ दीजिए आप, वो आदमी तो जेल चला गया, लेकिन वो जो पूरी एक चेन है वो कैसे रुकेगी? देखिए, उस चेन को रोकना तो आज भी मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल भी एक किसी प्रकार की भी लगाम किसी प्रकार से नहीं दी गई है, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वो इस वर्तमान की सरकार हो। क्योंकि हम लोगों ने हर बार यही देखा गया है कि पुलिसकर्मी जितने भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हैं, कि क्या जिन पे हम जो मंत्रालय बांटते गए हैं कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत कि वो उस तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो मैं हमेशा यही कहना चाहता हूं कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां आजकल इस प्रकार से नहीं हुई हैं कि पुलिसकर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मी तो आजकल वो दहशत का एक सिग्नल बन चुके हैं कि हमें उनसे डर लगने लग गया है कि अगर हम यूपी में घुसते हैं तो पुलिस वाला एक हाथ देख करके रोकता है तो हमारे को डर लगता है कि ये कहीं किस बात पे रोक रहा है हमारे को, जबकि हम समझते हैं कि हमारी गाड़ी में कुछ ऐसा स्टिकर नहीं लगा हुआ है कि जिससे कि ये हमारे को रोके, ये हमारे को डराए। तो किस लिहाजे से कि एक पुलिसकर्मी रोक रहा है, जबकि मैं इस इंसिडेंट में जो देखा गया, जो सुना गया कि एक साथ में एक फीमेल भी थी, इस वजह से रोका गया। तो जो रात का एक देर रात का समय था, एक जो ड्राइवर जो चला रहा था गाड़ी, उसको तो यही लगेगा कि एक सुनसान एरिया है कि यहां पर गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर वो गाड़ी, खन्ना जी, एक सवाल ये भी आ रहा है आज के संदर्भ में, अगर आप बात करेंगे, जो फैमिली है, जो पीड़ित है, जो उनकी विडो है, वो आज सीएम से मिली हैं और सीएम ने उनको आश्वासन भी दिया, कार्रवाई की भी बात की है, सुरक्षा की भी बात की है।
लेकिन एक चीज ये होती है, कई बार क्या होता है मुआवजे से या उससे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं केस को मैनेज करने की भी कोशिश की जाती है। क्या आपको लगता है कि अब ये केस मैनेज होने की स्थिति में है, या कहीं ना कहीं जो दोषी लोग हैं, अगर जांच में जितनी भी लंबी चेन होगी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की बात बन सकती है? जी आजाद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मुआवजे की बात जो दी गई है, इसमें इनसे मुआवजा तो केवल उस परिवार की आर्थिक समस्या को हल करने का एक जरिया है। सरकारों ने ये एक मदद की कि ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, उनके घर परिवार हैं, और इस लिहाजे से कि जो मुआवजा दिया गया तो ताकि उनके घर परिवार आगे चल सके, क्योंकि एक ही मैं समझता हूं कि जो कमाने वाले जो स्रोत थे उनके वो चले गए हैं, तो इसलिए सरकारों ने एक मदद की। लेकिन रही बात, आप कहते थे कि केस को मैनेज कर दिया जाएगा इसके बेसिस पे, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नहीं, हमने ये नहीं कहा कि मुआवजे के बेस पे मैनेज कर दिया जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाद में चीजें कहीं ना कहीं कुछ सामने नहीं आती, कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई के नाम पर अगर देखें, एक बहुत लंबी फहरिस्त है, कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच, अगर आप जैसा कोई वकील उसके फेवर में खड़ा होगा तो उसके खिलाफ भी कोई ना कोई खड़ेगा, एक तरफ से इधर से वकील खड़े होंगे, एक तरफ से इधर वकील खड़े होंगे, कानूनी दांवपेच में चीजें अटक जाएंगी, गवाह हॉस्टाइल हो जाएंगे। तो गवाहों के हॉस्टाइल होने को अभी 2-3 दिन पहले भी एक डायरेक्शन आई है 376 के मामले में, जो इस तरह के हीनियस क्राइम्स हैं, उनको कैसे आप डिफाइन करेंगे कानूनी दायरे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी गई हैं, हर बारी ये डायरेक्शंस आई थी, चाहे वो ज्ञान सिंह की जजमेंट देखिए, चाहे वो नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट देखिए, कि उसमें एक मापदंड दिए गए थे कि अगर किसी विक्टिम या किसी प्रकार की किसी डिसीज के परिवार वालों को अगर वो मैनेज कर दिया जाता है किसी हेनियस क्राइम में, जैसे समझिए रॉबरी, डकैती या मर्डर केस के जो मुकदमे होते हैं, उसमें अगर हम लोग देखते हैं कि हाईकोर्ट में वो क्वेश्चनिंग में चले जाते हैं सेटलमेंट के बेसिस पे, इसी प्रकार से वो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि हेनियस क्राइम में बिल्कुल भी क्वेश्चनिंग परमिसेबल नहीं है। और अगर ये मामला दर्ज हो गया है, अभी हमने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले ये जो एक लैंडमार्क जजमेंट आई है कि रेप केसेस में अगर कंप्लेनेंट जो मेन जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है अगर वो हॉस्टाइल हो जाती है तो फिर भी इट डजंट मीन कि एक्यूज को एक्विट कर दिया जाए उसके बेसिस पे, क्योंकि और भी लिहाजा उसमें मापदंड होंगे जो जिसमें से उसको सजा दी जाए। और अगर ठीक है तरुण जी, एक आपके पास मैं आऊंगा लौट के, हमारे साथ हाजी फहीम साहब भी मौजूद है और हमारे साथ एक्स डीजीपी ए.के. जैन साहब हमारे साथ से चले गए हैं। उन्होंने हमसे पहले ही कहा था कि हम आधा घंटे आपके साथ रहेंगे और उन्होंने एक टाइम रखा था, वो वापस चले गए, हमारे पैनल में अभी नहीं है। हम चलना चाहेंगे फहीम साहब के पास, हाजी फहीम साहब के पास हम चलेंगे। फहीम साहब, अभी जिस तरीके से पुलिस वाले एक तरह से देखें उनके लिए कैंपेन चला रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, अपने कांस्टेबल साथी की मदद करने के लिए उन्होंने चंदा किया है और ताकि अपने साथी की मदद कर सके। विपक्ष के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर आपका सबसे बड़ा समर्थक या सबसे बड़ी ताकत है वोटर है। एक वोटर को सड़क पे मार दिया जाता है, आरोप लगता है उसको वर्दीधारी ने मारा है। मारा है किसने, क्या है, वो एक सब जुडिशियल मैटर है, कोर्ट तय करेगी। आरोप किस पे तय होंगे वो बात की बात है, लेकिन क्या अब लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोटर के लिए आप लोग, विपक्ष चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सत्ता और विपक्ष दोनों, क्या ऐसा कुछ करेंगे कि एक पीड़ित को इंसाफ मिल सके? हालांकि आपके यहां से राज बब्बर जी वहां गए थे, ये भी मैं आपको याद दिला दूं, लेकिन क्या सिर्फ वो एक जाके फोटो सेशन कराने की हद तक है या बाद में भी कुछ कार्रवाई की कोशिश की जाएगी? देखिए, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि अभी हमने कल कैंडल मार्च इसके ऊपर जो ये हुई है, ये एक्सीडेंट जो हुआ है उसके ऊपर, और दूसरी बात वोट की बात आपने कही है कि लोगों ने जो बीजेपी को वोट दिया जी, जिससे उनकी सरकार बनी, और आज वो वोट लेकर लोगों के बीच में जब गए थे वोट लेने के लिए और कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, आज कानून के जो रक्षक हैं वही भक्षक बने हुए हैं। और रही बात कि जो आप बोल रहे हैं इसके अंदर एक वर्दी, आप क्या सड़क पे आएंगे? क्या आपको लगता है इसको ऐसे? देखिए, पार्टियां जितनी भी हैं वो उन मुद्दों को लेकर चलना चाहती है जिससे उसे पॉलिटिकल माइलेज मिले या कवरेज मिले। आम आदमी की, मैंने आपसे जो कहा था जिस पे आप नाराज हो रहे थे, आम आदमी के छोटे मुद्दे, आपको ये छोटा मुद्दा लगता है, लेकिन अगर आदमी नहीं रहेगा तो राफेल के खुलने से या किसी और चीज के सामने आने से होगा क्या? देखिए, जब हमारे पार्टी के वोटर की अगर प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं, इसका मतलब यह है कि पार्टी इस चीज को गंभीरता से ले रही है। राज बब्बर जी वहां गए हैं, आप कह रहे हैं कि फोटो सेशन,
आपको क्या मालूम, वहां पर यूपी के अंदर कैंडल मार्च करे जा रहे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग उससे जाके मिल रहे हैं, उसके परिवार से मिल रहे हैं। हमारी बदनसीबी यह है कि कोई मीडिया दिखाती नहीं। आपने राज बब्बर जी को दिखा दिया। आज केजरीवाल के घर के बाहर एक सिपाही की जो मां है, जो केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दूंगा, 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। उसको देख आपकी मीडिया का कोई चैनल नहीं दिखा रहा। कैसे पता लगा? मैं खुद गया हूं वहां पर, कल भी मैं वहां था, आज सुबह भी था। हम अगर ना दिखाएं तो पता नहीं लगता। राज बब्बर को भी हमने दिखाया था। सर मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि हम राज बब्बर को हमने दिखाया, हमने आपको याद दिलाया कि आप वहां पर अध्यक्ष गए, हमने याद दिलाया। ये बहुत आसान काम है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बचकर सर आप मीडिया में आप कमाल कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, कांग्रेस किससे संतुष्ट है? कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है, चुनाव आयोग से आप संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप इंपीचमेंट लाते हैं, आपको संसद पे ना बोलने की शिकायत है। आप संतुष्ट किससे? पहले आज ये क्लियर करें। आप ये एक बात बताइए, पहले तो आपसे ये कौन कह रहा है कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है? हम कोर्ट को मानते हैं। वो तो आपने कोर्ट के खिलाफ इंपीचमेंट लाए थे, वकील साहब याद दिला देना जरा। आप मेरी एक छोटी सी बात सुनिए, वकील साहब याद दिला देंगे। मुद्दे आपने आप जा रहे हो, आपने मुझसे पूछा कि आम जनता, आम आदमी, एक वोटर, तो वोटर की नजर से हम नहीं मिल रहे हैं उससे, हम एक हिंदुस्तान के आम नागरिक की नजर से मिलते हैं। साहब, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोटर होती है और आप वोटर के बगैर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो बिल्कुल जीरो है। अगर उसके लिए भी आप एक नहीं, वो पुलिस वाले सब इकट्ठे होकर चंदा कर रहे हैं, सब लोग एक हो गए, क्या विपक्ष इस पर एक होगा? सर इसके ऊपर विपक्ष का पूरे देश को एक होना चाहिए। हम तो इसकी आवाज उठा रहे हैं। हम देखिए कल एक प्रोग्राम करेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, इसके ऊपर एक आवाज उठाएंगे, इस प्रोग्राम को करेंगे, उसको इंसाफ दिलाएंगे। एक आप भी सोचिए, एक बेगुनाह आदमी का कत्ल हो जाता है, मैं तो कत्ल ही कहूंगा। एक सिविल ड्रेस के अंदर कोई भी गाड़ी रोकने को कहेगा, मैं ही क्यों ना होता उसकी जगह, तो मैं भी नहीं रोकता। या तो वो वर्दी पहने हुए थे, उसके पीछे जो ड्राइवर है वो सोचेगा मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, अपनी बहन के साथ, अपनी वाइफ के साथ हूं, लेडीज उसके साथ है, वो गाड़ी क्यों रोकेगा? एक बात। और दूसरी बात, अगर वो गाड़ी, वो कहते हैं जी मेरे पे चढ़ा दी गाड़ी, तो आप डॉक्टर रिपोर्ट देखिए। हम उस चीज को, बहुत अफसोस की बात है कि आपने गोली मारी, गोली भी उसके मुंह पे मारते हैं आप। अरे टायर पे मार सकते थे आप, अगर से गोली टायर पे नहीं मारते तो मारलेस कर देते। हिंदुस्तान में कहां तक भागता हो, उसके पीछे गाड़ी चलाते, या तो वो गाड़ी में से फायरिंग कर रहा हो, आपको क्रॉस फायर हो रहे हो, तो आपने फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। आप, एक महिला बैठी हुई है उस गाड़ी के अंदर, एक पुरुष गाड़ी को चला रहा है, आपने हाथ दिया लेट नाइट। ये तो वस्तुस्थिति हो गई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम उसके पॉलिटिकल पार्टी खड़े में नहीं, आंदोलन होगा, क्या बिल्कुल आंदोलन होगा। क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी हर देश की समस्या के लिए सबसे आगे खड़ी हुई है। इसके ऊपर भी ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आज यूपी के अंदर जो कानून के रक्षक थे वो भक्षक बने हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे राज बब्बर जी वहां गए, आदेश दिया जाएगा, यूपी की जो पीसीसी यूपी है, यूपी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेगी। फिर दिल्ली में हम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केशव चंद्र यादव जी, श्रीनिवास जी हमें आदेश देते हैं, पूरे देश के मुद्दे हम दिल्ली से उठाते हैं। क्या रफेल घोटाला ही नहीं, व्यापम का घोटाला, कितने ही बीजेपी की सरकार में घोटाले हुए। अभी योगी जी के क्षेत्र के अंदर बेगुनाह बच्चों को एक ऑक्सीजन की कमी से मरते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए खालिद जी, हमने उसके ऊपर योगी जी के घर के बाहर बैठे थे और हमारा लगातार प्रदर्शन हुआ। आपने जो किया वो सब सामने, कफील के साथ क्या हो रहा है वो भी सबके सामने। एसटी हसन साहब, विपक्ष क्या इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की रणनीति बनाएगा? क्योंकि आप तो मुद्दों की तलाश करते हैं, ये तो मुद्दा आपको खुद मिल गया। बिल्कुल 100%। इस मुद्दे पे तो हमें पूरा सड़कों पर उतरना ही है और लोगों को जागरूक भी करना है। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये मुद्दा लोगों के कानों तक पहुंच गया, घर घर में ये मुद्दा पहुंच चुका है। और इन चैनलों के, आपके चैनलों के और लोगों के इस तरह के जो बहसें हो रही हैं, उससे भी कहीं ना कहीं एक जागृति पैदा हो रही है और पुलिस वालों को भी। एसटी हसन साहब और फहीम साहब, एक सवाल और है, राजनीति से हटकर सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर क्या ऐसा कोई फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि आइंदा से ऐसी घटनाएं ना हो? क्योंकि पुलिस अगर देखें दोस्त से दुश्मन बन रही है तो बड़ा सवाल होता है। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे पास
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने क्या कहा इस मामले में, अखिलेश यादव ने क्या कहा इस मामले में, और अभी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे क्या कह रहे हैं, पीड़िता को कैसे वो इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए उनके फेवर में बात आई, जरा ये भी सुन लेते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बता देते हैं। जी, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया, उन्होंने मेरी बात सुनी, मुझे उनसे जो कहना था उन्होंने सुना, और मैं उनकी बातों का समर्थन करती हूं। उन्होंने यही कहा है कि वो आगे फ्यूचर में मुझे दोबारा स्टैंड लेने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं पूरी, जैसा कि अभी सर ने बताया। मैं उनकी बातों का समर्थन करती हूं, उन्होंने जो कहा है। वादी, विद्वेषपूर्ण व पक्षपाती रवैये के कारण अब यहाँ खुलेआम पुलिस की वर्दी में गुंडों, बदमाशों व अराजक तत्वों का राज चल रहा है, जिसकी खास वजह से अब पूरे प्रदेश में हर वर्ग व हर धर्म के लोग बड़े पैमाने पर जुर्म, जाति व अन्याय अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। और इस मामले में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी अब कुछ ज्यादा ही शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है। ऐसे मामलों में मायावती जी को सलाह है कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। यह एक बड़ा दुखद प्रसंग है। किसी एक सिपाही की जो है आपराधिक कृत्य के चलते सारे सिपाही और सारी सरकार पर टिप्पणी करने की बजाय उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान आत्मनिरीक्षण करके ध्यान देना चाहिए कि कैसे उनके जमाने में एनआरएचएम के घोटाले के तीनों अधिकारी क्रमशः मार डाले गए थे। नोएडा में एक नौजवान के पुलिस ने गोली मार दी, क्या घटना वो नहीं भूले लोग? अभी अलीगढ़ में, इससे पहले अलीगढ़ की घटना है, जानते होंगे आप, कितना बड़ा सवाल खड़ा हुआ है पुलिस के ऊपर, और उसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार जिम्मेदार है। और केवल यही घटना नहीं, क्या जेल में मार दिया जाएगा? चलो अपराधी था, लेकिन जेल में कैसे मार दिया गया? उस समय भी मैंने यही कहा था, पार्टी ने भी यही कहा था कि ये सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ सजा हो, और सजा तो लोकतंत्र में एक ही होती है, सजा तो लोकतंत्र में एक ही है। अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहें? लोकतंत्र में सजा एक ही है कि सरकार हटे। वकील साहब, आपने तमाम चीजें सुनी, पॉलिटिकल बयान भी सुने, अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट भी सुना जिसको लेकर चर्चा हो रही है, मायावती भी कह रही है, लेकिन क्या इस तरह के पॉलिटिकल बयानों से काम चलेगा, या अब आईपीसी का सहारा रह गया है, संविधान का सहारा रह गया है, और अगर आप बात करें कानून का सहारा है, सबसे बड़ा सहारा यही है? क्या लगता है पुलिस को जो एक्सेस ऑफ पावर की बात की जाती है, कहां उसको जरूरत है कि ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पुलिस उसकी दोस्त ही बने, ना कि एक तरह से दुश्मन की तरह सामने आए? जी, जो मैंने देखा अभी, सरकारों का बड़ा विवादित बयान था, हर कोई एक दूसरे पे पलटवार करता हुआ दिख रहा था, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो इंसाफ है केवल अदालतों द्वारा ही दिया जा सकता है और किसी द्वारा नहीं दिया जाता। सरकारें सिर्फ हस्तक्षेप करके किसी न किसी तरीके से मुआवजा देकर के चुप करवाना चाहती हैं या किसी और मापदंड से चुप कराना चाहती है, लेकिन जो इंसाफ आखिर में मिलना है वो केवल अदालत के थ्रू ही मिलना है और किसी और मापदंड के थ्रू नहीं मिल पाएगा। यानी अगर इस मामले में कहीं दबाव के तहत या किसी के तहत भी, भले कितना ही दबाव हो, क्या लगता है कि पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? बहुत सारी घटनाएं याद आती हैं। आप बात करें अभी जेल के अंदर मर्डर हुआ, हालांकि वो भी एक तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड का था, उसके अलावा और भी कई मामले हुए हैं। एक डीएसपी की हत्या हुई थी, आप याद करें, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे एसटी हसन साहब बैठे, इनको याद आ गया होगा, बड़ा एक तरह से बड़ा मामला था। ये तमाम वो बातें हैं जो सिर्फ 2-4 दिन तो चर्चाओं में रहती, लेकिन बाद में उसमें कुछ निकल के नहीं आता। क्या अब कोई ऐसी लाइन तय होगी कि अब उसको कोई लांघ ना सके? कहीं लक्ष्मण रेखा की जरूरत आपको महसूस होती है? जी, मैं आजाद जी आपको ये कहना चाहता हूं कि ये यूपी क्षेत्र है, इसमें हमेशा से हमने देखते आए हैं कि कितनी सरकारें बदलती हुई आई हैं, यानी सरकारें बदलती रहती हैं। फैज साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, अब क्या होगा, आप क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसके मुद्दे को, जो बेगुनाह का एक कत्ल हुआ है, उसकी वाइफ के साथ खड़े हुए हैं, उसे इंसाफ दिलाने के लिए। ठीक है, कांग्रेस खड़ी हुई है। एसटी साहब, आपके कार्यकाल में भी हुए हैं, लेकिन अब आपको एक तरह से विपक्ष में, हालांकि ये कोई मौके की बात नहीं है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या सड़क पर उतरेंगे या सिर्फ 1-2 दिन बयान देके घर बैठ जाएंगे?
ये बिल्कुल सड़क पर भी उतरना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। देखिए आजाद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की हिंसक प्रवृत्ति रही है, बापू के हत्यारे से लेके बाबरी मस्जिद से लेके पहलू खान और तमाम लोगों से लेके आज तक, तो उसका जब राज चल रहा है तो इसलिए ये सारे लोग, ये तमाम पुलिस बल, ठीक है, नाम बहुत है और आपके लिए काम भी बहुत है, आपको उतरना होगा। यही सच है में आज फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, सबने अपना टाइम दिया और हमने कोशिश की कि एक ऐसे मुद्दे पे बात करें जो वर्दी है, जो आपकी दोस्त है, जो रक्षक है, अगर वो भक्षक बन जाएगी तो कैसे हालात होंगे। मुद्दा बड़ा था, सवाल कई थे, जवाब जरूर तलाश करने की कोशिश की, हमने अपनी कोशिश की। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फीडबैक आए, आप हमको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज है जिसको आपको लगता है कि समाज के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने आना चाहिए, तो आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी और हमारे फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर जारी होंगे और उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। यही सच है में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।